एक समय था जब बहुतों की तरह मैंने भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया था। कुछ स्किल्स मैंने सीखे और उसके बेसिस पे फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइबर वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने कुछ अप्लाई करना चालू किया। काफी समय दिया। इनके कुछ फ्री पॉइंट्स वगैरह भी फ्रीलांसर के ऊपर आप देखोगे कि इतने आप डेली एप्लीकेशंस पे आप अप्लाई कर सकते हो। वो सारी चीजें पूरे एग्जॉस्ट हो जाते थे, लेकिन ढंग के कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे। एक तो जल्दी मिलते ही नहीं थे और मिलेंगे भी तो उतने कुछ ढंग के प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। उसमें भी आपका प्रीवियस वर्क, जो कि अब क्योंकि नया नया काम ढूंढ रहे हो तो प्रीवियस वर्क कुछ था नहीं, तो बहुत से ऐसे दिक्कतें होती थी जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा मैंने 1 महीना ट्राई किया फ्रीलांसिंग के ऊपर, लेकिन छोड़ दिया। अब छोड़ना मेरी गलती थी या फिर एक स्मार्ट डिसीजन था, क्योंकि आज मैं जहां कहीं भी हूं मैं बहुत खुश हूं। बट इसका मतलब क्या फ्रीलांसिंग छोड़ना एक सही डिसीजन था? तो हो सकता है मेरे लिए सही डिसीजन हो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो भी मेरी उस समय सिचुएशन थी। क्या थी क्या नहीं थी अभी हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। बट आपके लिए रिकमेंड करूंगा कि अगर फ्रीलांसिंग ट्राई करना चाहते हो, बेशक आज की डेट में भी फ्रीलांसिंग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन किन डोमेन्स के लिए? क्या नॉर्मल डेटा एंट्री, स्क्रिप्ट राइटिंग, आपके ट्रांसक्रिप्शन, इन जॉब्स के लिए, या फिर कुछ ढंग के जॉब्स के लिए? और किन जॉब्स के लिए? क्या सिर्फ फाइबर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसे वेबसाइट्स पे हमें ढूंढना चाहिए, या फिर और कुछ दूसरे तरीके हैं? यानी कि अगर आज की डेट में आपको फ्रीलांसिंग करना हो तो बेस्ट तरीके क्या है? और मैं रिकमेंड करता हूं अगर फ्रीलांसिंग करने का मन है, एक बार जरूर ट्राई करें। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर हम बात कर ले तो देखो यार, मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा था तो फ्रीलांसिंग के अंदर कुछ कुछ मैंने दिक्कतें, कुछ कुछ गलतियां की, जिसकी वजह से मुझे 1 महीने के अंदर छोड़ना पड़ गया। लेकिन आगे जिस तरीके से मैंने डिसीजंस लिए, आज वो डिसीजंस मेरे लिए बेनिफिशियल है। बट वो बेनिफिशियल किसी और पर्पज से हुए, फ्रीलांसिंग छोड़ने के पर्पज से नहीं। और उस समय मैंने क्या गलतियां की, बाकी मैंने जो अपने फ्रेंड्स को देखा फ्रीलांसिंग के अंदर, उन्होंने कैसे बढ़िया एक मुकाम हासिल करना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एक बढ़िया रेवेन्यू जनरेट किया, कुछ एक बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे कुछ लोगों ने बिजनेस एजेंसीज भी बनाए फ्रीलांसिंग से। सारी चीजें आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क जैसे कुछ जेनेरिक फ्रीलांसिंग वेबसाइट से हटकर, या फिर इनके बारे में भी बात करेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं इन पे। और कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बात करेंगे, कुछ वेल नोन प्लेटफॉर्म्स जिसे आप फ्रीलांसिंग के तौर पे कभी यूज ना किए हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप समझ लो फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है। फ्रीलांसिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप कुछ स्किल सीखते हो। सबसे बड़ी गलती, बहुत से लोग स्किल ही नहीं सीखते हैं। नॉर्मल से कुछ कुछ स्किल है, बस आज हमें मन कर रहा है भैया कि कुछ हमें जॉब चाहिए, कुछ थोड़े बहुत पैसे बनाने, फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर जैसे वेबसाइट्स खोल लेंगे और अप्लाई करना चालू कर देंगे कुछ जेनरिक, नॉर्मल, लो क्वालिटी जॉब्स के ऊपर जहां क्राउड बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें स्किल सीखना है। पहले पूरा रोड मैप देख लेते हैं कैसा होता है इसका फेज, फिर उसके बाद सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। पहले स्किल सीखना है, फिर एक सही प्लेटफॉर्म पकड़ना है। मैं बोलूंगा एक की जगह मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पकड़ने, क्योंकि शुरू के क्लाइंट्स बहुत आपके लिए क्रूशियल होते हैं। फिर जो क्लाइंट्स मिल गए उन्हें क्वालिटी वर्क ऑफर करना है, क्योंकि अगर शुरू के क्लाइंट्स अगर हाथ से निकल गया, फिर काम पसंद नहीं आया, फिर नेक्स्ट क्लाइंट ढूंढना भी फर्स्ट क्लाइंट की तरह ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका काम शुरू के 2-4 क्लाइंट्स को पसंद आता है, फिर आपके लिए आगे जॉब्स ढूंढने बहुत आसान हो जाते हैं। आप आगे इसे एक एजेंसी और बिजनेस के तौर पे भी, अगर आपको सही से एसओपी पता चल गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो आप इसे एक एजेंसी और बिजनेस के तौर पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैंने तो फ्रीलांसिंग 1 ही महीना किया, वो भी मैंने छोड़ दिया था। मुझे कैसे पता भैया इतना कुछ? मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि 2-3 चीजें समझिए। मैंने 1 महीने में छोड़ दिया, तो उसमें मैंने गलतियां क्या की मुझे वो पता है। मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने फ्रीलांसिंग किया, कुछ समय करके छोड़ दिया, उनके बारे में पता है। जिन्होंने एजेंसीज और बिजनेस भी बनाए फ्रीलांसिंग के थ्रू, उनके बारे में भी पता है। जो अच्छा खासा फ्रीलांसिंग कर रहे थे लेकिन उसके बाद जॉब के अंदर स्विच कर गए, कॉलेज के अंदर जब प्लेसमेंट समय आया, फिर बाद में जॉब के अंदर स्विच कर गए, उनके बारे में भी पता है। तो इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, वो भी पता है। हमारे साथ इस यूट्यूब बिजनेस के अंदर भी मैं कंटेंट क्रिएशन को एक बिजनेस के तौर पे ही देखता हूं, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन का अगर पूरा जो एक बिजनेस के तौर पे ले रहे हैं वो अगर आप समझते हो, तो आपको पता चलेगा दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या है। हाँ, उतना बड़ा आप एसेट्स एंड लायबिलिटी कंटेंट क्रिएशन के अंदर आपके ना हो, जितने बड़े एक बहुत बड़े बिजनेस के अंदर हो। लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस क्या होता है? बिजनेस बिजनेस होता है, एक छोटे से दुकान से लेकर एक बड़ा सा बिजनेस, सारी चीजें, मतलब एक पर्सन मल्टीपल चीजों को हैंडल करता है। फिर बाद में जैसे जैसे आप बड़े बनते हो, वैसे आप डेलीगेशन के ऊपर भी आते हो। तो जब थोड़ा सा डेलीगेशन के अंदर मैं आया, मतलब कि अब कुछ काम ऐसे हैं कि अब मेरे पास काम ज्यादा हो रहा है,
तो कुछ लोगों को रिक्रूट किया जाए और उन्हें ये काम दिए जाए। तो उसके लिए हमने बहुत से फ्रीलांसर्स के साथ पर्सनली भी काम किया। तो चलिए हम समझते हैं कि दोनों साइड समझाऊंगा कि अगर मैं फ्रीलांसिंग करने जा रहा हूं तो मैं किस माइंडसेट के साथ जाऊंगा, और क्योंकि मैंने फ्रीलांसर्स रिक्रूट भी किए हैं तो एक रिक्रूटर के तौर पे मेरा क्या माइंडसेट होगा। तो दोनों पर्सपेक्टिव से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझिए, आपके पास स्किल सेट्स बहुत आज के डेट में बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग वगैरह एक समय था जब आज से अब 6, 7, 8, 10 साल पहले चलते तो इतना इन चीजों का क्रेज नहीं था, बहुत लिमिटेड स्किल्ड पर्सन थे। लेकिन आज की डेट में स्किल्ड पर्सन बहुत हैं। आज अगर मेरे पास अगर सिर्फ चलो एक डोमेन, ठीक है, एक कंटेंट क्रिएशन के अंदर हम मल्टीपल चीजों के लिए लोगों को रिक्रूट करते हैं, बट अगर सिर्फ वीडियो एडिटिंग के पर्पज से, हालांकि मैं ज्यादा वीडियो एडिटिंग करवाता नहीं हूं, एक समय था जब हमने कुछ वीडियो एडिटर्स, मतलब दूसरे और कामों के लिए हमारे पास फ्रीलांसर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो एडिटिंग के पर्पज से मैंने कभी लोगों को ऐसे लिया नहीं, क्योंकि दो चीजें हैं। सबसे पहले मुझे ऐसे रॉ एंड रियल वीडियोज बनवाना बहुत पसंद है। इसके पीछे कुछ रीजंस भी है, अगर आप देखो तो किस फ्रीक्वेंसी के साथ हम वीडियोज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये नहीं था। अब कईयों को लग सकता है भैया क्वांटिटी के ऊपर आप क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। मेरा देखो यूट्यूब के ऊपर जब मैं इतने वीडियोज अपलोड करता हूँ, इसका पीछे मेरा मतलब कभी ये नहीं होता कि बहुत हाई क्वालिटी वीडियो, मुझे वीडियो कंटेंट क्रिएशन उससे ज्यादा यहां पर यूट्यूब के ऊपर अच्छा लगता है आपको हेल्प करना। तो आपके डाउट्स इतने होते हैं जो मुझे लगता है भैया कि इस डाउट को भी कवर किया जाए, इसे भी कवर किया जाए, इसे भी, तो इतने सारे डाउट्स होते हैं, उसे कवर करने के लिए मुझे इस फास्ट फ्रीक्वेंसी, इस फास्ट पेस के साथ मुझे वीडियोज अपलोड करने पड़ते हैं। जिसके चक्कर में अगर मैंने आज वीडियो कुछ रिकॉर्ड किया, फिर उसे मैं दूंगा अपने एक एडिटर को, वो उस वीडियो को एडिट करेगा, फिर उसके बाद कब मुझे वीडियोज मिलेंगे, कुछ उसके अंदर चेंजेस होंगे, कुछ नहीं, तो उसके बीच में बहुत सारा समय चला जाता है। तो अगर हमारे इन तरीके के वीडियोज पे भी इंगेजमेंट आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा हमें वीडियो एडिटिंग, कुछ और व्यूज के लिए वीडियो एडिटिंग के इस थोड़े से मतलब हमें लूप के अंदर अभी फंसना चाहिए। दूसरी दिक्कत है कि अगर आप एक हाई क्वालिटी वीडियो, क्योंकि अगर दो तरीके के वीडियो एडिटर्स मिलेंगे आज के डेट में आपको मार्केट में, नॉर्मल वीडियो एडिटर और हाई क्वालिटी वीडियो एडिटर्स। अगर मैं कभी वीडियो एडिटिंग करवाऊंगा तो काफी हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग होगी, जिसके लिए चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर मैं इन ज्यादा चार्जेस के बीच में फंसा, और क्योंकि डेली हमारे एक वीडियो, कभी 2 वीडियोज भी आते हैं, तो अगर इन चीजों के बीच में फंसा तो हम आपके लिए और जो साइड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते रहते हैं, कई बार आप देखोगे बुक रिव्यू वीडियोज, इतने सारे बुक्स, तो वो सारे बुक्स कोई स्पॉन्सर्ड बुक्स नहीं होते। हो सकता है 100-150 में से 2-4 बुक स्पॉन्सर्ड हो जाए, 5-6 कुछ स्पॉन्सर्ड बुक्स हो जाए, बाकियों के लिए खर्चे कहां से निकलेंगे? बाकी जो और आपके लिए दूसरे सर्विसेज के ऊपर फ्रीलांसर्स एंड लोग हैं, उनके लिए उनके फाइनेंसिंग एंड बजट्स कैसे बनेंगे? और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपके सामने नहीं दिखते होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके लिए हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, हमारी टीम बनती है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करते हैं, फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है हम देखते हैं भैया उतना बढ़िया नहीं बना, बट उन्हें तो सैलरी, उन्हें तो पैसे पे करने हैं। वो प्रोजेक्ट्स आपके सामने भले ही ना आए, हम साल के अंदर किसी भी साल हम 10 से 15-20 प्रोजेक्ट्स जरूर ट्राई करते हैं। हो सकता है उसमें से सिर्फ 2-4 प्रोजेक्ट्स आप तक निकल के सामने आते हों, लेकिन इतनी अलग अलग चीजें हम ट्राई करते हैं तो उसके लिए भी हमें बजट्स निकाल के रखने पड़ते हैं। तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो अगर आप देखोगे कंटेंट क्रिएशन फुल एक बिजनेस के तौर पे ही हम देखते हैं, ठीक है। तो एक रीजन ये भी था, अब जो शुरू में मैंने बोला था ना कि जब मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ दिया उसके बाद भी जिस तरीके से आगे मैं चलता गया, आज मैं बेनिफिशियल मानता हूं, क्योंकि वो चीज मैंने छोड़ा, वो गलत नहीं था, लेकिन वो छोड़ने की वजह से हम कहते हैं ना कि शायद आगे कुछ और लिखा हुआ, इसलिए किसी चीज को छोड़ना पड़ा। तो हम धीरे धीरे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, फिर उसके बाद यूट्यूब के अंदर पहुंचे, और फाइनली जब यूट्यूब के अंदर पहुंचा तो यहाँ पर बहुत सी चीजें और मुझे देखने को मिली, जहां पर मैं अपना फ्रीलांसिंग वाला भी कुछ जो स्किल सेट्स मैंने एक्वायर किया था, कुछ वेब डेवलपमेंट का हो गया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट का हो गया, बहुत सी चीजें जो मैंने एक्वायर की, सारी चीजें आज की डेट में हेल्प कर रही है, और आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज यूट्यूब की वजह से खुली है मेरे लिए, ठीक है। और काफी एक फेमस डायलॉग भी है, कोट कह सकते हो, कि आप भले आज अगर कुछ काम कर रहे हो तो आपको डॉट्स कनेक्ट होते हुए ना दिखे, हर जगह आपको लगे भैया यहां हमने कुछ काम किया, यहां हमने कुछ काम किया, यहां हमने कुछ काम किया, यहां कुछ काम किया, और हर काम से हमें कुछ मतलब यहां से फ्रूटफुल नहीं निकल रहा, तो छोड़ के और दूसरे जगह काम करते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर जितने भी आपने काम किए, फाइनली कोई एक ऐसा समय आएगा जहां पर ये सारे डॉट्स कनेक्ट होके एक फ्रूटफुल रिजल्ट, यहां पे आप समझो कि हर जगह एक स्किल सेट आप सीख रहे हो आगे किसी आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए,
जहां पर आपको कहीं फंसना ना पड़े, तो सारे स्किल सेट्स एक जगह काम आएंगे। ऊपर वाले ने आपके लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ लिख के रखा है, बस आपको काम करते रहना, रुकना नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी दिखता है उसके ऊपर हमें बस फाइट मारते रहना है, ठीक है। तो और वही चीजें हम अपने YouTube बिजनेस के अंदर भी करते हैं कि जैसा मैंने कहा, साल के अंदर हमें 15-20 प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। 15-20 प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम करते हैं, 2-3-4 ही आपको देखने को मिलते होंगे। तो आप सोचते हो भैया कि अगर इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपके फेल हो जाते हैं तो आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजाइज करके चीजों को क्यों नहीं करते हो। शुरू में हमने स्ट्रेटेजाइज करके भी चीजें करने की कोशिश की, बट स्ट्रेटेजाइज करने से क्या होता है ना कि हम सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने में ही रह जाते हैं। तो उसके बाद हमने धीरे धीरे फिगर आउट किया कि हमें स्ट्रैटेजी बनाने हैं, बट कितना स्ट्रैटेजी और कितना हमारे पास फाइनली एग्जीक्यूशन का बैलेंस होना चाहिए वो हमने देखा। भले ही फेल होंगे, लेकिन फेल होके जो हम सीखेंगे वो किसी स्ट्रैटेजी, क्योंकि स्ट्रैटेजी हम हाइपोथेटिकल बनाते हैं। कुछ रियल वर्ल्ड मार्केट के अंदर डेटा अवेलेबल है, कुछ हमने एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे हमने बना लिया भैया यही चीज बढ़िया होगा। हो सकता है रियल वर्ल्ड मार्केट के अंदर आज कुछ और हो जाए, कुछ हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर फाइनली बहुत ज्यादा डिले किए बिना हम उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। फेल अगर होते हैं तो बढ़िया बात है, हम आगे उसे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रैटेजी से थ्योरेटिकल और हिपोथेटिकल वर्ल्ड के बारे में भी समझ लिया और एग्जीक्यूट करके रियल वर्ल्ड मार्केट का भी हमने अंदाजा ले लिया। तो ये चीजें, और ये फ्रीलांसिंग के लिए भी मैं बोलूंगा कि अगर आपको आज लग रहा है कि फ्रीलांसिंग से हमें कुछ सीखने को नहीं मिला, तो ऐसा कभी मत समझिए। फ्रीलांसिंग के अंदर आप क्या क्या स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, अगर वो मैं आपको गिनवाते चला जाऊं। आप पहले तो कोई एक रियल स्किल सीखते हो, क्योंकि बिना कोई रियल स्किल सीखे हो अगर फ्रीलांसिंग के ऊपर जा रहे हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नॉर्मल वही डेटा एंट्री या कुछ कुछ जॉब्स जो आपको मिलेंगे भी नहीं, बहुत रेयरली मिलेंगे, थोड़े बहुत पैसे, उसके ऊपर फंस के रह जाओगे। उसके बाद अगर आपको ढंग से स्किल सीखने पर ढंग के जॉब्स मिलते हैं, तो एक प्रॉपर राइटअप कैसे होना चाहिए, कन्विंस कैसे करना है, क्योंकि जिस रिक्रूटर के पास आप मेल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उनके पास हजारों ऐसे मेल्स एंड मैसेजेस आते होंगे। आप उन्हें कैसे कन्विंस करोगे। जैसे भली मैंने बोला वीडियो एडिटर मैं रिक्रूट नहीं करता हूं, बट वीडियो एडिटर्स के हमारे पास, थंबनेल डिजाइनर्स के हमारे पास मैसेजेस एंड ईमेल्स आते रहते हैं। तो यहां पर आपको बहुत चीजें सीखनी होती कि जब तक एक प्रोफेशनल, हम चाहते हैं कि हम जिनके साथ भी काम करें, स्टार्टिंग के लिए होता है कि हमें जो मिल जाए हम उनके साथ काम कर सकें, बट जब हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा होते, वैरायटी ज्यादा होती हैं, तो हम चाहेंगे ना कि इतने में से जो हमारे लिए बेस्ट है वो चुने। तो हम ये भी ध्यान देते हैं कि जो ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है हम उनके साथ काम करते हैं। आज हो सकता है किसी पर्सन का आपको स्किल पसंद आ रहा हो, बट वो बंदा प्रोफेशनल ना हो, तो काम जब आप करने जाते हो, ठीक है, एक बंदे के पास चलो 15 पॉइंट्स का स्किल्स, अगर एक ऑन अ स्केल ऑफ 15 to 20 अगर हम कुछ ऐसा समझे 15 पॉइंट्स का स्किल है और किसी के पास 13-14 का ही है, मैं 13-14 वाले को प्रेफर कर सकता हूं अगर ये बंदा ज्यादा प्रोफेशनल है, क्योंकि हमारे काम किस तरीके से चल रही होंगी, हमारे कम्युनिकेशन, ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन, आप जब भी ईमेल, अगर आप डायरेक्टली ईमेल के थ्रू मुझे लिखते हो, किसी को भी ईमेल करते हो, या फिर कुछ राइटअप फ्रीलांसर वगैरह के अंदर भी देखने को मिलती हैं, तो कितनी प्रोफेशनल तरीके से आप कैसे कन्विंस करते हो। एक शॉर्ट मैसेज के अंदर भी बहुत लंबा मैसेज लिख दोगे, कोई नहीं पढ़ने जा रहा अगर उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। और किसी भी बड़े अगर आप क्लाइंट के पास जाते हो, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते ही होते हैं। आप अपनी प्राइसिंग देखिए, पहले प्राइसिंग भी ये चीजें देखिए। और प्राइसिंग ऐसे हम नहीं रखते कि हम फाइनली जो प्राइसिंग, वो फाइनल डिसाइडेड प्राइस हम कुछ देते हैं, थोड़ा हम ओवर प्राइस करके चीजों को देखते हैं, क्योंकि वो नेगोशिएट होकर क्लाइंट अपनी तरफ से कम करने की कोशिश करेगा और आपको अपनी तरफ से थोड़ा बैलेंस रखना है। तो शुरू में ही हम थोड़ा सा एक ओवर प्राइस करके हम चलते, लेकिन ओवर प्राइस भी मार्केट स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको मार्केट स्टैंडर्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जो हम धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम वेबसाइट्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर, अपवर्क और फाइवर जैसे वेबसाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, क्योंकि यहाँ क्राउड बहुत ज्यादा है। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे भैया जिनके पास अगर आप बोलो तो रेटिंग्स एंड रिव्यूज उनके प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा है। तो किसी क्लाइंट के पास अगर 10-15 लोगों ने, कई जगह आप देखोगे 100-150 लोगों ने अप्लाई कर रखा है किसी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां वो ये देखेगा ना कि इनका प्राइसिंग जेन्युइन लग रहा है, ना तो ओवर प्राइस्ड है ना तो अंडर प्राइस्ड। ओवर प्राइस्ड होगा तो पहले लोग इग्नोर कर देंगे, अंडर प्राइस्ड होगा तो लगेगा कि भैया कुछ लो क्वालिटी प्रोजेक्ट तो पर्सन करके नहीं देगा, इतना कम क्यों चार्ज कर रहा है। आप भले ही बोल सकते हो कि भैया मैं अभी मार्केट के अंदर नया हूं, अभी प्रोफाइल अभी मुझे बिल्ड करना है, तो सस्ते में करके दे रहा हूं, लेकिन अगर वो आपसे बात करेंगे तब नहीं इतनी चीजें कन्विंस करोगे। राइटअप के अंदर हम ये सारी चीजें उतना लिखने जाए तो शायद कोई ध्यान दे दे या फिर कोई ध्यान ना भी दे।
तो हमें मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपना बजट रखना होता है। अगर थोड़ा अंडर प्राइस कर भी रहे हो तो मार्केट स्टैंडर्ड्स के रेंज के अंदर रह के हम अंडर प्राइस करते हैं। अगर कोई 500 रुपए का प्रोजेक्ट है तो उसे हम, अगर बेटर क्वालिटी है तो 550 600 भी अगर रखोगे ना, तो अगर आपके रेटिंग्स एंड रिव्यूज है, क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट दे देगा। अगर आप रखकर चलते हो भैया 400 और आपकी कोई रेटिंग एंड रिव्यूज नहीं है, तो हाँ वो समझ सकता है कि ठीक है नया प्रोफाइल है तो 400 रुपए ठीक है, जेन्यून है। 500 अगर इसके इंडस्ट्री पैरामीटर्स वैसे कुछ मार्केट रेट्स हैं तो। लेकिन अब सोचो 50 रुपए और 100 रुपए अगर लिखते हो तो यहां पर कोई भी डाउट करेगा पहली बार में। ये चीजें हैं। फिर इसके बाद जब पहला आपको क्लाइंट मिल जाता है, चाहे वो फ्रीलांसर से ढूंढो, पहले वापस से आते हैं फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क, ये सारे जेनरिक प्लेटफॉर्म्स हैं। हो सकता है मिलना बहुत मुश्किल हो जाए, अगर मिले भी धीरे धीरे तो शुरू में मिलेंगे, लेट से मिलेंगे, फिर रेटिंग्स एंड रिव्यूज थोड़े बढ़िया होंगे, तब जाके आपको आगे के और क्लाइंट्स मिलना आसान होगा। बट आपको हर बार क्लाइंट के लिए फाइट मारना पड़ेगा। अगली बार भी तो किसी क्लाइंट को अप्रोच करोगे, आप लिस्ट देखोगे कहां पर कौन से प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए अप्लाई करता हूं, तो वो सारी चीजें, उन फेज से आपको गुजर के जाना ही पड़ेगा। हो सकता है अगली बार काम आपको मिलना आसान हो, लेकिन इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप एक लिंक्डइन हो गया हमारे पास भैया, डायरेक्टली आप किसी कंटेंट क्रिएटर के अंदर काम करना है, किसी एजेंसी स्टार्टअप के लिए कुछ ऐसा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है, आप उनके करियर ईमेल पे कुछ चीजें लिख सकते हो और उनके लिए लॉन्ग टर्म काम कर सकते हो, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, मतलब उनका कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भी उठा लो। जैसे मैं आपका पूरा थंबनेल का प्रोजेक्ट, मैं आपका पूरा वीडियो एडिटिंग का प्रोजेक्ट, अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग है, सेल्स फनल का प्रोजेक्ट, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, पूरा मैं आपका वेबसाइट का प्रोजेक्ट उठा सकता हूं। आपको जब तक इसकी नीड है मैं तब तक करके देता रह सकता हूं। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट पूरा उठा सकते हो। आपके पास एक क्लाइंट आपने पकड़ा, उसे वहां पर आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल गया, आप लॉन्ग टर्म तक उनके साथ काम कर रहे हो, हर बार आपको ऐसे भागने की जरूरत नहीं है। और शुरू के 1-2-3 महीने के पेमेंट्स आए, काम पसंद आ रहा है, फिर उसके बाद आपके पास जब थोड़े पैसे आए, जैसे आपने इस क्लाइंट को पकड़ा, आप और दूसरे क्लाइंट को मैसेज कर सकते हो। भले ही आपके पास समय नहीं है उन काम को करने के लिए, आप पकड़ सकते हो, दूसरे क्लाइंट को लीजिए और नए लोगों को रिक्रूट करिए अपने अंदर। क्योंकि काम आप लेकर लाकर दे रहे हो, तो आप अपना सर्विस फी काट के बाकी इनका काम का जो पैसा बनता है वो आप दे सकते हो। इसे हम ड्रॉप सर्विसिंग भी कहते हैं। बट मैं कहूंगा आप ड्रॉप सर्विसिंग ना करके उन्हें अपने अंदर फुल टाइम रिक्रूट कर सकते हो। अगर थोड़ा और बड़े हो जाते हो, आपके पास लगता है भैया अब हर महीने मेरे पास 5 से 10 प्रोजेक्ट है ढंग के बढ़िया, तो आप अपने अंदर रिक्रूट कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ 2-3 प्रोजेक्ट है, उस समय तक आप ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हो। कि आप जैसे एक फ्रीलांसर थे, अब आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि होता है ना कि किसी भी नए फ्रीलांसर के पास प्रोजेक्ट्स मिलना भले ही मुश्किल हो, लेकिन जिनका प्रोफाइल बिल्ड हो चुका है फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर जैसे प्लेसेस पे भी, तो उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलना आसान होता है। तो आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है बट आपके पास काम करने के लिए समय नहीं है, तो आप फ्रीलांसर्स ढूंढिए जो कि अभी नए हैं, उन्हें काम मुश्किल से मिल रहा है, आप उन्हें अपने अंदर लेकर आओ और बोलो कि मैं आपको प्रोजेक्ट्स देता हूं जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स है, लेकिन उनका स्किल सेट आप देख कर लीजिए। क्योंकि आपको काम मिले हैं आपके प्रोफाइल की वजह से, क्योंकि आपने बढ़िया काम दिया। हो सकता है आप सामने वाले पर्सन को काम दो और वो उतना बढ़िया काम ना करे, तो आपके रेटिंग्स एंड रिव्यूज गिरेंगे। तो अगर आप किसी फ्रीलांसर को अपना ऐसा कुछ काम दे भी रहे हो तो उनका काम का क्वालिटी पहले देख लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी जैसे आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आने चालू हो जाएं, क्योंकि 2-3 के लिए मैं ड्रॉप सर्विसिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान लेते अगर आपने फुल टाइम पे किसी पर्सन को रख लिया तो आपको उसे सैलरी देना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ 2-3 प्रोजेक्ट्स थे, उसमें से अगर 1-2 प्रोजेक्ट्स भी चले गए तो आपके पास पैसे आने कम हो जाएंगे, आप कैसे पे करोगे इनके सैलरी। इसलिए ड्रॉप सर्विसिंग के तौर पे आप इसे ऑपरेट कर सकते हो, यानी कि आपके पास जब तक प्रोजेक्ट आ रहे हैं आप इन्हें प्रोजेक्ट दे रहे हो कुछ पैसे काट के। जब प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे तो इन्हें भी प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, अपने दूसरी जगह भी प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 8-10 प्रोजेक्ट्स हर महीने अगर पड़े हुए हैं, तो उसमें से अगर 1-2 प्रोजेक्ट्स आपके नहीं भी अगर आते हैं, चले भी गए, तो उतना इंपैक्ट आपको नहीं पड़ेगा। आप फुल टाइम रिक्रूट करके उनका सैलरी आप फिर भी बेयर कर सकते हो। और क्योंकि 8-10 प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो किसी भी समय पे, तो मार्केट के अंदर धीरे धीरे अब आपका नाम बनेगा। इनके क्लोज नेटवर्क के अंदर जो भी आप क्लाइंट्स मिलते हैं वो आपको अपना सर्विस दे सकते हैं, और 8-10 क्लाइंट्स तक तभी पहुंचोगे अगर आपका काम का क्वालिटी बहुत बढ़िया है। क्योंकि यहां पूरा मैटर ही करता है, कहीं भी आप चले जाओ, पहले आपकी क्वालिटी, सर्विस आप कितना बढ़िया दे रहे हो, स्किल सेट आपके पास कितने बढ़िया है, वो चीजें हैं।
फिर फाइनली बिजनेस के अंदर जब इसे लेकर जाते हो, मतलब अपने अंदर लोगों को रिक्रूट करना, फिर उसे मैनेज करना, यहां पर मैनेजरियल स्किल सेट्स आपको सीखने पड़ेंगे, लीडरशिप क्वालिटी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जस्ट ऐसा नहीं होता कि आपने काम दिया और इन्हें दे दिया, सौंप दिया और इन्होंने काम कर दिया। कई बार आप देखोगे आपने तो डेडलाइन उठा रखा है कि भैया इतने तक सौंप दूंगा, और देख रहे हो आपके बंदे काम करके रेडी नहीं है, अपने में बहस करते लगे पड़े हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं। सिर्फ यहाँ सैलरी पे करना, इस तरीके से चीजें नहीं चलती। तो आपको पूरा वो सारी चीजें मेंटेन मैनेज करके चलनी पड़ेंगी। लीडरशिप, मैनेजरियल क्वालिटी, ये सारे स्किल्स हमें सीखने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। वापस से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बढ़िया स्किल सेट एक्वायर करना है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे वीडियो के अंदर कि सबसे बेस्ट स्किल सेट्स आज की डेट में फ्रीलांसिंग के लिए कौन से चल रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री के अंदर रेट्स क्या चल रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। बोलोगे फ्रीलांसिंग वगैरह के ऊपर हम पूरा एक सीरीज बना सकते हैं, बट मैं बोलूंगा सीरीज बनाने से पहले आप रिक्वेस्ट करोगे किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको फ्रीलांसिंग के अंदर वीडियो चाहिए। तो फ्रीलांसिंग आपने किया, ये वीडियो हमारा मेनली था कि आपको फ्रीलांसिंग अभी भी क्यों ट्राई करना चाहिए। बहुत से लोग फ्रीलांसिंग के अंदर फेल होते क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्किल सेट्स नहीं होते। मेरे साथ भी मोस्टली यही हुआ था। आज से 5-6 साल पहले की बात है, जब बहुत से लोग बस फ्रीलांसिंग कर रहे थे, मुझे भी पता चला तो चलो अप्लाई करते हैं। न तो कोई प्रॉपर स्किल सेट था, कुछ थोड़ा बहुत बेसिक स्किल सेट, जिसके तो वो एक प्रॉपर स्किल सेट नहीं होना वो ड्रॉबैक था। नया प्रोफाइल है और ऐसी जेनरिक प्लेटफॉर्म पे लगा रह गया, ठीक है, जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा। तो इन 2-3 चीजों की वजह से महीने भर के लिए कोई क्लाइंट्स नहीं आए, तो मैंने छोड़ के और दूसरी चीजें भी ट्राई की जो मेरे लिए बेनिफिशियल थी, क्योंकि आगे सिचुएशंस कुछ ऐसे बनते चले गए। बट आपके लिए यही रिकमेंडेड है कि अगर फ्रीलांसिंग ट्राई करना हो, सबसे पहले स्किल सेट्स बहुत अच्छे एक्वायर करिए। फिर उसके बाद आप जेनरिक प्लेटफॉर्म्स की जगह पर कुछ वहां भी अप्लाई करते रहिए, लेकिन लिंक्डइन वगैरह पे आप क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो, आप फेसबुक पे भी क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। कुछ पेजेस एंड ग्रुप्स होते हैं, वहां पर आप एक्टिव रह सकते हो कि अगर कुछ काम वहां प्रोजेक्ट आ रहा है वहां आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स है जहां पर प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, वहां अप्लाई कर सकते हो। कुछ क्लाइंट्स आप लिंक्डइन वगैरह, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप ढूंढ सकते हो। तो इस तरीके से आपको ऑपरेट करना, और जहां पर क्राउड कम है, जहां आप पर्सनली अगर कुछ मैसेज कर पा रहे हो, वहां काम मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डायरेक्टली किसी एजेंसी या फिर कंटेंट क्रिएटर वगैरह किसी स्टार्टअप को मैसेज करना हो, ईमेल लिखना ज्यादा प्रोफेशनल तरीका होता है। लेकिन जब कभी भी आप ईमेल लिखो, आपके सैंपल वर्क अगर कुछ है उसे आप जरूर अटैच करिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब सारी चीजें मिल गई, आप मार्केट रेट्स क्या है पहले, वो हो सकता है आपको पहला क्लाइंट ही आपको समझा दे, हमने जो काम किया हुआ है तो हमने तो इतने ही चार्जेस किए थे। हो सकता है आप वो अंडर पे करे, लेकिन धीरे धीरे 2-4 क्लाइंट्स जैसे आप उठाओगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा मुझे इस काम के लिए कितना चार्ज करना चाहिए। जैसे जैसे मेरे स्किल सेट्स बढ़ रहे हैं और बेटर क्वालिटी, और कितना चार्ज मुझे बढ़ाना चाहिए, किस रेट के साथ, ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद जरूरी है भैया, पहला क्लाइंट जो भी हमारा हो, पहला 2-4 क्लाइंट या फिर मतलब इनके साथ तो बहुत बढ़िया रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद इन्हें प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया, पहले 2-4 के लिए नहीं, जितने के लिए काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट क्वालिटी, आपके काम का क्वालिटी ही आपको आगे लेकर जाएगा। फ्रीलांसिंग की दुनिया में काम का क्वालिटी बहुत बढ़िया होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स थोड़े कम मिले, पैसे थोड़े कम, लेकिन शुरू में आपको मार्केट के अंदर नाम बनाना है, काम बहुत बढ़िया देना है। जब धीरे धीरे काम आना चालू हो जाए, आप ड्रॉप सर्विसिंग चालू करो, आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आने चालू हो जाए, तो आप अब इस समय पे क्या कर सकते हो, पूरा एक एजेंसी चालू कर सकते हो, इसे बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा हो, अगर आपको भैया हेल्प चाहिए, कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट, करियर गाइडेंस के ऊपर हेल्प चाहिए, IIT जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजों के ऊपर जानकारी चाहिए, अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना चाहते हो, जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।